Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर। साथियों, आरबीएससी की जो साइकोलॉजी है उसमें 9 यूनिट आपको पढ़ा चुका हूं। आज इकाई 10 पढ़ेंगे, जो इस बुक की अंतिम इकाई है, जिसका नाम आता है संवेग। ये टॉपिक आपके भर्ती में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जितने प्रश्न आपको मिलते हैं उन प्रश्नों का भी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 21 है ये। 20 क्लासेस इसके पहले ले चुका हूँ इसकी, और लगभग एक क्लास और बनेगी और ये बुक आपके पूरी हो जाएगी। तो चलिए, संवेग। साथियों, संवेग, सबसे पहले संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सभी को पता होगा। क्या कहा जाता है? इमोशन इसको आप कहते हो, इमोशन इसको कहा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे संवेग का अर्थ तथा स्वरूप। तो टॉपिक डाल लीजिए, संवेग का क्या अर्थ होता है, इसका क्या स्वरूप है। इसकी जो परिभाषाएं हैं आरबीएससी की बुक में जो दे रखी है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, उसको भी आपको नोट जरूर करना है। तो साथियों, संवेग का अर्थ तथा स्वरूप टॉपिक डाल लिया होगा आपने। संवेग एक ऐसा पद है जिसका अर्थ हम सभी समझते हैं। नॉर्मली सभी को एक नॉलेज थोड़ा सा सभी को होता है, और आप तो भावी टीचर हो तो आपको इसके बारे में पूर्व ही ज्ञान होगा कि संवेग का क्या तात्पर्य निकलता है। क्रोध, भय, डर, खुशी हमारे जीवन के प्रमुख संवेगों में से एक होते हैं। जैसे क्रोध आता है, किसी को डर लगता है, भय या डर कह सकते हो, किसी को किसी बात पर खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो मित्रों, इन सभी को क्या कहा जाता है? ये सभी संवेग है। ये मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को परिभाषित करने की कोशिश तो अवश्य की है, परंतु चूंकि यह अवस्था एक जटिल अवस्था होती है, अतः मनोवैज्ञानिकों के बीच भी इसकी परिभाषा के बारे में पूर्ण सहमति नहीं बनी है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसकी परिभाषाएं बताते हैं, लेकिन साथियों सभी मनोवैज्ञानिकों की कोई एक निश्चित राय नहीं है कि ये संवेग होता है। सभी ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। साथियों, आपको नोटबुक में नोट करना है, संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है। मतलब संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। और ये जो इमोशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति एक भाषा है लैटिन, जिसका नाम है, उस लैटिन भाषा में एक शब्द आता है इमूवियर। क्या आता है? इमूवियर। इमूवियर शब्द से ही इमोशन शब्द बना है, और इमोशन का मतलब ही क्या होता है? संवेग। साथियों, इस इमूवियर शब्द का मतलब होता है उत्तेजित करना। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। देखिए, ये जो इमूवियर शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? उत्तेजित करना। क्या निकलता है? उत्तेजित करना। मतलब व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था जो होती है उसको ही आप संवेग कह सकते हो। तो लिख लीजिए, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही संवेग कहलाती है। देखिए साथियों, इसी अर्थ में गेल्डार्ड एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने संवेग की एक परिभाषा बताई है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। क्रियाओं का उत्तेजक का मतलब क्रियाओं को उत्तेजित करने वाली जो चीज़ है वही संवेग है, ऐसा गेल्डार्ड का कहना है। तो आपको गेल्डार्ड के अनुसार संवेग की परिभाषा लिख लेनी है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है। ये किसने कहा है? गेल्डार्ड ने। साथियों, अगली परिभाषा आती है इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार। देखो, इंग्लिश तथा इंग्लिश ये नाम है, आपको नाम लिखना है, याद रह जाएगा। इंग्लिश तथा इंग्लिश, इंग्लिश और इंग्लिश, इंग्लिश एंड इंग्लिश, ऐसा कुछ भी आ सकता है। इन्होंने कहा है संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती है। ऐसा किसका कहना था? इंग्लिश तथा इंग्लिश ने ये बात बोली है। तो आपको ये भी नोटबुक में जरूर लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये परिभाषा है। नेक्स्ट, इसकी अंतिम परिभाषा इसमें दे रखी है बेरोन, बर्न तथा केंटोविच के अनुसार। तो लिखिए, बेरोन, बर्न तथा केंटोविच के अनुसार संवेग का क्या मतलब है? साथियों, इन्होंने कहा है संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर आप एक अर्थ निकाल सकते हो। उत्तेजक शब्द हर जगह आया है कि संवेग उत्तेजक है एक, ठीक है, उत्तेजना पैदा करने वाला।
जिससे कुछ व्यवहार या शारीरिक क्रियाएं होती है। इसका आप ऐसा अर्थ निकाल सकते हो इन्होंने जो परिभाषाएं दी है उसके आधार पर। मित्रों सॉरी, अंतिम नहीं, ये अंतिम परिभाषा तो सेंट्रोक की है। सेंट्रोक ने भी कहा है, सेंट्रोक के अनुसार यहाँ पर परिभाषा दी है इस बुक में, अंतिम परिभाषा है संवेग की, ये भी आपको लिख लेना है। हम लोग संवेग को भाव जिसमें दैहिक उत्तेजन, दैहिक मतलब शारीरिक, चेतन अनुभूति तथा व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति सम्मिलित होते हैं के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ऐसा सेंट्रोक का कहना था कि दैहिक या शारीरिक उत्तेजना, चेतन अनुभूति और व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति जिसमें सम्मिलित होती है वो सभी संवेग के अंतर्गत आ जाते हैं। साथियों, इन परिभाषाओं के आधार पर संवेग के संबंध में कुछ पहलुओं को जाना जा सकता है जो इस प्रकार है। आप इनको संवेगों की विशेषताएं भी कह सकते हो। तो आप ये जो 4 विशेषताएं यहाँ दे रखी है, इन चारों विशेषताओं को ऐसा लिख सकते हैं, उस संवेगों की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता आती है संवेग एक जटिल अवस्था है, जटिल अवस्था, ठीक है, जिसको हर कोई पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। दूसरा है संवेग का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उसमें होने वाली आंगिक प्रतिक्रियाएं हैं। व्यक्ति के आंतरिक रूप से संवेग उत्पन्न होता है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आंगिक प्रतिक्रिया मतलब अंगों के माध्यम से, शारीरिक अंगों के माध्यम से व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर देता है। साथियों, तीसरी विशेषताएं हैं संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं। और इसकी चौथी और अंतिम विशेषताएं हैं संवेग में किसी न किसी तरह का आत्मनिष्ठ भाव अवश्य भी होता है। आत्मनिष्ठ भाव की यहाँ पर इन्होंने बात की है। तो ये 4 विशेषताएं संवेग के संबंध में इन्होंने बताए हैं, चारों को आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। अब आपके टॉपिक आता है संवेग के शारीरिक आधार। क्या क्या शारीरिक आधार है उसको पढ़ने वाले हैं, तो आप टॉपिक डाल लीजिए संवेग के शारीरिक आधार। बिल्कुल आराम से, आसानी से इसको आप समझ सकते हो। मित्रों, शारीरिक आधार के संबंध में पढ़ने वाले हैं संवेग के संबंध में। इसका तात्पर्य संवेग में उत्पन्न होने वाले आंतरिक दैहिक अवस्थाओं से होता है। आंतरिक मतलब शरीर के अंदर, दैहिक मतलब जो शारीरिक जो अवस्थाएं हैं वो आंतरिक रूप से जो उत्पन्न होती है वो संवेग के शारीरिक आधार के अंतर्गत आ जाती है। बिना इन दैहिक परिवर्तनों के व्यक्ति में संवेग की तीव्रता नहीं उत्पन्न होगी। सचमुच में व्यक्ति जिसे संवेग के रूप में महसूस करता है वह इन्हीं दैहिक परिवर्तनों का परिणाम होता है। हृदय की गति, नाड़ी की गति, श्वसन गति, रक्तचाप आदि में परिवर्तन संवेग में होने वाले प्रमुख दैहिक परिवर्तनों के उदाहरण है। तो साथियों, शारीरिक आधार अगर बात करें संवेगों के, तो जैसे हृदय की गति तीव्र हो जाती है संवेग उत्पन्न हो पर, जैसे भय का संवेग आपके अंदर उत्पन्न होता है तो क्या होगा, हृदय की धड़कन बहुत तीव्र गति से धड़कने लगेगी। तो ऐसा किसके कारण हो रहा है, संवेग के कारण, और ये क्या कहलाएगा, शारीरिक आधार। श्वसन गति तीव्र हो जाती है, बार बार आप सांस लेने लग जाते हो। नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप आपका उच्च हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी शारीरिक आधार के अंतर्गत आ जाते हैं। मित्रों, विलियम जेम्स का विचार था कि पर्यावरण की कोई भी घटना दैहिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। पर्यावरण में अनेक घटनाएं होती है, इन घटनाओं में कोई ऐसी घटना होती है जो दैहिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, जिसके बाद संवेग की अनुभूति होती है। अतः जब कोई बच्चा, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे कोई बच्चा भालू को देखता है तो ये तो घटना है, पर्यावरणीय घटना क्या है, भालू को देखना। तब वह वहाँ से भागना प्रारंभ कर देता है। अब भागना क्या है, उसकी दैहिक प्रतिक्रिया, और तब उसे डर महसूस होता है, और ये जो डर महसूस हुआ वो क्या है, संवेग। लेंग नाम के एक और मनोवैज्ञानिक ने भी इसी तरह का विचार दिया था, इसलिए इस सिद्धांत को जेम्स लेंग सिद्धांत कहा जाता है। तो साथियों, ये जेम्स लेंग सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि विलियम जेम्स और लेंग इन दोनों ने ऐसा विचार दिया था, लेंग ने और विलियम जेम्स ने, इसलिए इन्होंने ये विचार देने के कारण इस सिद्धांत को जेम्स लेंग सिद्धांत आप कह सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो कि इसे जेम्स लेंग सिद्धांत भी कहते हैं। मित्रों, इसके विपरीत केनन तथा बार्ड ने कहा कि किसी उद्दीपक विशेष की उपस्थिति में कोर्टेक्स शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग दोनों उत्पन्न करता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा संवेगों के अनुभव के एक बाद या एक क्रमशः उत्पन्न न होकर साथ साथ घटित है। देखिए, जो विलियम जेम्स ने और लेंग ने बताया है वो तो क्रमशः बताया है कि इस प्रकार से कार्य होता है संवेग उत्पन्न होने पर, लेकिन केनन और बार्ड का क्या कहना है
कि ऐसे कर्मशय कार्य नहीं होता है संवेग उत्पन्न होने पर, बल्कि सभी चीज़ें एक साथ हो जाती है। बालक यूँ नहीं सोचेगा करे मुझे भालू दिख गया और वो सोचेगा कि यार मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो बिना सोचे तुरंत वहाँ से भाग जाएगा और देखते ही उसके डर संवेग उत्पन्न हो जाएगा साथियों। तो ये सभी घटनाएं एक साथ घटित हो जाती है, ऐसा केनन तथा बार्ड का मानना है। मित्रों, मस्तिष्क के केंद्र में स्थित लिम्बिक व्यवस्था की संवेगों में भूमिका कई अध्ययनों से स्पष्ट होती है। ऐसा पाया गया है कि मस्तिष्क के उच्च केंद्र संवेगों की अभिव्यक्तियों को दबा सकते हैं या रोक सकते हैं। यह पाया गया है कि आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन बनता है, नोट करके लिखिए, सभी लिखिए। यह पाया गया है कि मस्तिष्क का जो बायां गोलार्ध होता है, कौन सा गोलार्ध? बायां गोलार्ध की यहाँ पर बात की जा रही है मित्रों। वो जो बायां गोलार्ध है वो सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है, तो आपका आंसर रहेगा बायां गोलार्ध। जबकि जो दाहिना गोलार्ध है वो ऋणात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। देखो, जो सकारात्मक संवेग होते हैं या धनात्मक संवेग होते हैं वो व्यक्ति को प्रसन्नता देते हैं, खुशी देते हैं, और जो नकारात्मक संवेग होते हैं वो व्यक्ति को दुख देते हैं। तो सकारात्मक संवेगों के लिए कौन सा गोलार्ध काम करता है? बायां, और नकारात्मक के लिए दाहिना या दायां गोलार्ध उत्तरदायी होता है। इसलिए मस्तिष्क के बाएं भाग में किसी आघात के कारण अवसाद, भय तथा निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि यदि क्षति दाहिने गोलार्ध में हो तो तटस्थता या सुख के आवेग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया सांवेगिक अनुभव से जुड़ी होती है। मित्रों, आगे देखेंगे, इसमें वैसे ये आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। संवेगों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका भी होती है। कल्पना कीजिए कि आप रात में एक सुनसान सड़क पर टहल रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, रात में सुनसान सड़क है। अचानक किसी अंधेरे कोने से निकल कर कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। अचानक ही किसी अंधेरी जगह से आपके सामने कोई आता है। ऐसी भयावह स्थिति में कतिपय परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब देखिए, इसके कारण आपके शरीर में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। वो जो परिवर्तन होते हैं, जैसे वहाँ से उसके कारण आपके कौन सा संवेग जन्म लेता है मित्रों? भय नामक संवेग आपके जन्म लेता है। ये हार्मोन्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पढ़ सकते हो। साथियों, ये एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें मुझे नहीं लगती है मित्रों, इसलिए आगे बढ़ देते हैं। आगे बढ़ेंगे संवेग के दैहिक माप, कि किस किस तरीके से आप संवेग के जो दैहिक मतलब जो शारीरिक माप कर सकते हो, कि संवेग का शारीरिक जो परिवर्तन आता है संवेगों से, उसका मापन आप कैसे कर सकते हो। तो मित्रों, संवेगों तथा मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है। इस तरह के एक उपकरण को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसकी सहायता से प्रयोज्य के तंत्रिका तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है। तो मित्रों, पॉलीग्राफ को आप पढ़ने वाले हो। पॉलीग्राफ क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। पॉलीग्राफ का सीधा सा मतलब है झूठ की पहचान करने हेतु आप पॉलीग्राफ टेस्ट करते हो। किसकी पहचान हेतु? डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि झूठ की पहचान हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सीधा सा आंसर रहेगा पॉलीग्राफ टेस्ट। मित्रों, झूठ की पहचान करने वाले परीक्षण में परीक्षार्थी से प्रारंभ में बहुत से तटस्थ किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आधार भूमि तैयार की जा सके। ये साधारण प्रश्न होते हैं। जब पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है तो पहले नॉर्मली उसके जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न किए जाते हैं। इसके बाद ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें अपराध से संबंधित जानकारी होती है, जिसे केवल अपराध करने वाला ही जानता है। दुर्भाग्य से पॉलीग्राफ झूठ जानने का विश्वसनीय परीक्षण नहीं है। हालांकि परीक्षण तो ये झूठ जानने का है, लेकिन इसको मित्रों विश्वसनीय परीक्षण नहीं माना गया है। मित्रों, ये जो परीक्षण है वो इस मान्यता पर कार्य करता है कि पॉलीग्राफ द्वारा झूठ की पहचान की जा सकती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अन्य बहुत से कारक जैसे उल्लास, पीड़ा, चिंता आदि भी दैहिक उद्वेलन में बदलाव ला सकते हैं। इनमें वैयक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है। इस परीक्षण में भी झूठ बोल सकते हैं। इन बातों के बावजूद इसका उपयोग झूठ को पहचानने के लिए किया जाता है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सीधा सा आंसर रहेगा झूठ की पहचान के लिए। क्लियर है सभी के? राइट, इसको आपको जरूर लिख लेना है साथियों, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे पढ़ेंगे संवेगों के संज्ञानात्मक आधार। आज का ये अंतिम टॉपिक है। इसके बाद आपको कुछ प्रश्न इसमें
कराए जाएंगे, तो उन प्रश्नों को जरूर कीजिए और अपना जो स्वयं मूल्यांकन आप कर सकते हो। मित्रों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो टॉपिक डाल लीजिए, संवेगों के संज्ञानात्मक आधार। मित्रों, संज्ञानात्मक आधार पर तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक या परिस्थिति को किस ढंग से प्रत्यक्षण करता है। प्रत्यक्षण मतलब किस तरीके से व्यक्ति किसी उद्दीपक को या किसी सिचुएशन को देखता है, उसका किस तरीके से वो अवलोकन करता है, किस तरह से उसकी व्याख्या करता है, उसे किस तरीके से वो समझता है, क्योंकि इन सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुकूलन ही वह किसी संवेग की अनुभूति करता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, यदि आप रात में घर पर अकेले हैं और किसी तेज हवा से खिड़की या दरवाज़ा दीवार से टकराकर आवाज़ करना शुरू कर दे तो आप ये सोचकर डर जाते हैं कि लगता है कोई चोर दरवाज़ा तोड़कर घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ डर संवेग की उत्पत्ति का कारण परिस्थिति की एक विशेष संज्ञानात्मक व्याख्या से है। आप अगर सोचते हो कि नहीं यार ये हवा से खुल गया तो आप में डर नामक का संवेग उत्पन्न नहीं होगा। आप सोचते हो कि अरे यार ये तो किसी चोर ने तोड़ दी है इस खिड़की को और वो अंदर घुस चुका है, तो आपके अंदर डर संवेग उत्पन्न हो गया, भले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो साथियों, ये होता है संज्ञानात्मक आधार कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को देखते हो, किस चीज़ को आप किस तरीके से ग्रहण करते हो, किस तरह से उसको मानते हो, इसके आधार पर भी आपके अंदर संवेग उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं तो उनमें भय नामक संवेग ज़्यादा होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जो डरावनी चीज़ें हैं उनसे भी नहीं डरते हैं, तो उनमें भय नाम का संवेग कम होता है। साथियों, वैसे पढ़ना तो यहीं तक था, लेकिन थोड़ा और पढ़ लेते हैं क्योंकि संवेगों के सांस्कृतिक आधार भी इन्होंने दे रखे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपके इस टॉपिक के बाद में सकारात्मक संवेगों के प्रकार आ जाएंगे, जो अलग टॉपिक है, और ये आधार वाली चीज़ें आज ही खत्म कर लेते हैं। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट इसमें और लग जाएंगे आपके। संवेगों के सांस्कृतिक आधारों को देख लेते हैं। मित्रों, संवेगों के शारीरिक तथा संज्ञानात्मक आधार के अलावा सांस्कृतिक आधार पर महत्वपूर्ण आधार है। अधिकांशतः मूल संवेग सहज या जन्मजात होते हैं। कई संवेग होते हैं जो जन्म से ही व्यक्ति के साथ होते हैं, उन्हें सीखना नहीं पड़ता। अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि संवेगों, विशेषकर चेहरे की अभिव्यक्तियों के प्रबल जैतिक संबंध या मतलब बंधन होते हैं। उदाहरण के लिए, वे बालक जो जन्म से दृष्टिहीन हैं तथा जिन्होंने दूसरों को मुस्कुराते हुए या दूसरों का चेहरा भी नहीं देखा है, वे भी उसी प्रकार मुस्कुराते हैं या माथे पर बल डालते हैं जिस प्रकार की सामान्य दृष्टि वाले बालक होते हैं। तो साथियों, ये सांस्कृतिक आधार है, मतलब जो जन्म से ही आते हैं, जो संस्कृति का परिणाम होते हैं। देखा आपने, इन्होंने उदाहरण दिया है कि आपने देखा होगा कई बालक होते हैं जो जन्म से ही अंधे हैं लेकिन वो भी दूसरे बालकों की तरह मुस्कुराते हैं, जबकि उन्होंने कभी किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। तो ये किसके कारण है? ये जन्मजात है और ये सांस्कृतिक प्रभाव के कारण होता है। मित्रों, विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि संवेगों में अधिगम की प्रमुख भूमिका होती है, सीखने की। यह 2 प्रकार से होता है। किस प्रकार इनकी भूमिका होती है उसके इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। प्रथम प्रकार है सांस्कृतिक अधिगम, संवेगों के अनुभव की अपेक्षा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में युक्त सांवेगिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि कुछ दूसरी संस्कृतियां मॉडलिंग तथा प्रबलन के द्वारा व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपने संवेगों को सीमित रूप से प्रकट करना सिखाती है। मॉडलिंग मतलब अनुकरण के द्वारा, बालक किसी चीज़ का अवलोकन करता है फिर उसका अनुकरण करता है, और प्रबलन मतलब कि व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसको कुछ इनाम दिया जाता है तो वो प्रबलन कहलाता है। तो मित्रों, इनके द्वारा सार्वजनिक रूप से व्यक्ति अपने संवेगों को सीमित रूप से प्रकट करना ये सिखाते हैं। ये सांस्कृतिक आधार है। साथियों, द्वितीय सांस्कृतिक आधार आता है अधिगम उन उद्दीपकों पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो सांवेगिक प्रतिक्रिया जनित करते हैं। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि वे व्यक्ति जो लिफ्ट, मोटर गाड़ी इत्यादि के प्रति अत्यधिक भय प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने यह भय मॉडल, प्राचीन अनुबंधन या परिहार अनुबंधन के द्वारा सीखे होते हैं। तो साथियों, ये सांस्कृतिक आधार है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं है मित्रों। अब सकारात्मक संवेग अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल आपके इस बुक की अंतिम क्लास रहेगी जिसमें आपके प्रश्न भी रहेंगे, और आज भी इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। मित्रों, इसके एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। मात्र 5 ही प्रश्न मैंने बनाए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे मित्रों। संवेग का अर्थ है
व्यक्ति का दूसरे से प्रेम करना, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, व्यक्ति का आंतरिक रूप और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था, आप और हमने मिलकर इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था। क्या है संवेग का अर्थ? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, यही संवेग कहलाता है मित्रों। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है, इमोशन शब्द किस भाषा से बना है? मूल रूप से ये किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? यूनानी, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है, जो ये इमोशन शब्द है ये लैटिन भाषा के इमूवियर शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? इमूवियर। तो आपका जो यहाँ पर चौथा विकल्प है ये सही है साथियों। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती है। यह कथन किसका है? गेल्डार्ड का, इंग्लिश तथा इंग्लिश का, बेरान एवं बर्न का और केंटोविच का। तो साथियों इसका राइट आंसर है, ये जो कथन कहा गया है ये इंग्लिश एंड इंग्लिश के द्वारा ये कथन कहा गया है। जब ये परिभाषा हमने पढ़ी थी तो अच्छी तरह से बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। संवेग से संबंधित विशेषता नहीं है, तो जो विशेषता संवेग से संबंधित नहीं है वो बताइए। संवेग एक जटिल अवस्था है। संवेग का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उसमें होने वाली आंगिक प्रतिक्रिया है। संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं और संवेग का मूल प्रवृत्तियों से कोई संबंध नहीं है। तो साथियों सीधा सा आंसर है, अगर विशेषता नहीं है तो इसकी बात करें संवेग का मूल प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है मित्रों, क्योंकि संवेग का मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है साथियों। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 5 और अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का। पॉलीग्राफ टेस्ट पहचान करता है व्यक्ति के क्रोध की, व्यक्ति के प्रेम की, व्यक्ति के झूठ की और व्यक्ति के सच की। तो साथियों इसका राइट आंसर है, पॉलीग्राफ टेस्ट व्यक्ति के झूठ की पहचान करता है। झूठ की पहचान के लिए इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। तो साथियों MCQs कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसकी अंतिम क्लास आपको कल मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में।